ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मणिपुर और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। उत्तर प्रदेश के चौथे दौर का कल मतदान है और इसमें 59 सीटें और 9 जिले इन क्षेत्रों में ये मतदान होगा। चर्चा के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुशील चंद्र तिवारी। सुशील, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील, इस बार खास बात यह है कि जो 59 सीटें हैं इनमें से लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां की सीटें भी मतदान में शामिल हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां क्या हैं, किस तरह का माहौल है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, चुनाव आयोग की बहुत अच्छी तैयारी है, इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं, व्यापक तैयारियां की गई हैं। अभी अभी प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार शुक्ला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और जैसा कि कोविड के मद्देनजर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उन सब की उन्होंने सिलसिलेवार जानकारी दी। हम सब जानते हैं कि 1 घंटे मतदान का समय उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है और साथ में आखिरी का 1 घंटा जो है वो कोविड पीड़ित लोगों के लिए भी रखा गया है। हालांकि कोविड की लहर काफी कम हो चुकी है और प्रदेश में मौसम भी बेहतर हो चुका है, तो ये माना जा रहा है कि मतदान अच्छा होगा। दूसरी, आपने राजनीतिक हालात की और खासतौर पर लखनऊ की बात की, तो देखिए लखनऊ में कुल 9 सीटें थी। पिछली बार जबरदस्त भाजपा की लहर थी, उनमें से 9 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आप अगर देखें तो मात्र एक सीट पुष्कर सिंह थे, वो आपको मिली थी मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी को, जो एक सीट है थोड़ा ग्रामीण इलाका है शहर की, और एक ग्रामीण सीट और जया देवी, जहां से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है, वो चुनाव में है। वो सीटें भी जो है ग्रामीण मानी जाती है। तो वो मलिहाबाद की सीट और सभी शहर की 7 सीटें, कुल 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा है। हम जानते हैं कि सरकार के 2 मंत्री ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लखनऊ से। इसके अलावा बड़ी चर्चा में रहे ईडी के ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर राजेश्वर सिंह, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं सरोजनी नगर सीट से, जहां से एक अन्य मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा गया और उन्हें टिकट दिया गया। इसके अलावा जो शहर की लखनऊ मध्य, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ पूर्व, ये 3 सीटें, लखनऊ उत्तर, तो ये सभी महत्वपूर्ण सीटें हैं और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी कुछ सीटों पर बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ था। हम आपको बता दें कि लखनऊ मध्य सीट से जो सिटिंग एमएलए हैं वो अपने ब्रजेश पाठक थे, जो कि सरकार में मंत्री थे। इस बार उन्होंने सीट बदली है। पिछली बार उनकी सीट आखिरी दौर में वो जीते थे और महज 5000 वोट से जीते थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार वो सुरक्षित सीट की तलाश में थे और कैंट पे लगभग 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि एक बार को छोड़ करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-10 मुकाबलों में जीतती आई है। और वो भी इस वजह से क्योंकि ब्राह्मण बहुल थी, तो रीता बहुगुणा जोशी, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी उस समय, उन्होंने इस सीट को जीता था और मतदाताओं को लगा था क्षेत्र के कि चूंकि उन्हें ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को पसंद किया था। तो उसका वो एक सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए वो वहां चले गए। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो कई युवा चेहरे हैं, कई बुजुर्ग चेहरे हैं, कुल मिलाकर के बहुत ही दिलचस्प मुकाबला लखनऊ में है। सुशील, लखनऊ के अलावा अगर हम और जिलों की बात करें, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और इसी तरह से रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, तो इनमें क्या माहौल है? कौन से जिले या कौन सी सीटें प्रमुख हैं और कुछ जाने माने प्रत्याशियों का भी आप अगर जिक्र कर सकें तो। देखिए, इस बार का जो ये चौथे चरण का चुनाव है, इसका जो बहुत ही डाइवर्स एरिया है। आप देखिए कि पीलीभीत, लखीमपुर, ये तराई के इलाके हैं। वहां से आप आइए तो आगे अवध का इलाका आता है, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली। उसके बाद आप देखिए तो ये जा रहा है बांदा और फतेहपुर तक, तो ये बुंदेलखंड का भी इलाका है इसमें। तो बड़ा ही मिक्स है और हर इलाके के अलग अलग राजनीतिक समीकरण भी हैं और कुछ अलग स्थानीय मुद्दे भी हैं जो चर्चा में हैं। जिसको सबको पता है, लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसकी वजह से वहां एक स्थानीय मुद्दा है, सभी पार्टियों ने उसको बहुत जोर शोर से उठाया था। पीलीभीत और तराई में और लखीमपुर में बड़े किसान हैं और वहां पर किसान आंदोलन का भी कुछ असर देखने को मिला था, तो वो एक वहां मुद्दा है। और उसके अलावा जो उन्नाव की सीट है, आप देखिए उन्नाव में जो शहर की सीट है, वहां पंकज गुप्ता सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। रायबरेली की जो सीट है, अदिति सिंह वहां से लड़ रही हैं। उन्होंने चुनौती भी दी थी प्रियंका गांधी को कि अगर वो साहस दिखाएं हमारे खिलाफ लड़ने का। तो पूर्व बाहुबली थे अखिलेश सिंह, उनकी वो बेटी हैं और पिछले चुनाव में सपा के रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां से 2 विधायक थे
एक अदिति सिंह थी और एक राकेश सिंह थे, और दोनों ही स्विच ओवर करके भाजपा में शामिल हो गए। तो वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। उन्नाव का स्थानीय मुद्दा मैंने आपको बताया, रायबरेली में भी स्थानीय मुद्दे इस तरीके के हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के हम जो फतेहपुर है वहां से बिंदकी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जय प्रताप सिंह जैकी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 मंत्री लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कई सारी वीआईपी सीटें हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं और रोमांचक चुनाव हो रहा है। जैसा कि पिछली बार 2017 के चुनाव में हमने देखा कि भाजपा ने अपनी 51 सीटें 59 में से जीती थी और कोशिश होगी कि भाजपा अपना ग्राफ बनाए, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों की भी ये कोशिश होगी कि अपने ग्राफ को ऊंचा करे जिससे कि कड़ा मुकाबला हो। लेकिन ये तो देखना होगा 10 तारीख को ही, 10 मार्च को, कि मतदान क्या होता है, क्या नतीजे सामने आते हैं। सुशील, आप जुड़े और जानकारी दी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो चली हैं और प्रचार की सरगर्मियां बढ़ चली हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता मणिपुर से जुड़ रहे हैं जे थोकचोम। थोकचोम साहब, क्या माहौल है अभी, किस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं, प्रचार के क्या हालात हैं? मणिपुर में चुनाव का प्रचार अभी जोर से चल रहा है। फर्स्ट फेज का चुनाव जो है उसका तारीख का 6 दिन बाकी है। अभी ज्यादातर जो मणिपुर में जो चुनाव का प्रचार चल रहा है, इसमें से देखा जाए भाजपा, कांग्रेस, एनपीपी, शिवसेना का काफी अभी चुनाव प्रचार हो रही है। आज मणिपुर में प्रधानमंत्री एवं बीजेपी का लीडर नरेंद्र मोदी जी आए थे। वहां इम्फाल ईस्ट एक जगह पे उस चुनावी रैली समारोह में संबोधित किया। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा एमपी जयराम रमेश जी काफी दिनों से मणिपुर में है और एआईसीसी के मणिपुर का ये जो लीडर भक्तचरण दास भी मणिपुर में काफी दिन से है। ये दोनों हर दिन चुनाव रैलियों पे भाग लेके अपनी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा है। अभी जो है एनपीपी की तरफ से कोनराग शर्मा जी कल आए थे और एनपीपी के लिए उसने उखरुल डिस्ट्रिक्ट में चुनावी रैली में शामिल किया था। कल जो है गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी का लीडर अमित शाह जी इम्फाल में आएगा और वो कांगपोकपी और चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में होने वाले चुनावी रैलियों में भाग लेगा। इसके अलावा वो इम्फाल के या स्कूल विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन में भी शामिल होंगे। क्योंकि सीटें 60 हैं राज्य में और इस बार भाजपा तो पूरी 60 सीटों पर उतरी है, साथ ही कांग्रेस भी अपने गठबंधन के साथ, अलायंस के जो और दूसरे दल हैं उनके साथ चुनावी मैदान में है। कुछ नए दल भी हैं, तो कैसे नए दल मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस किस तरह से अपनी चुनावी कमर कसे हुए हैं? भाजपा ने इस बार चुनाव में, मणिपुर के चुनाव में 60 सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इसके अलावा कांग्रेस के अलायंस जो है 53 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और उसके मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस के एक सहयोगी दल सीपीआई की तरफ से 2 उम्मीदवार इस चुनाव पे आ रहे हैं। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है, इस बार जनता दल यूनाइटेड का काफी उम्मीदवार चुनाव पे खड़े हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का 38 कैंडिडेट और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी का 38 कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना पहले मणिपुर के राजनीतिक में आता नहीं था, बट इस बार शिवसेना का काफी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। शिवसेना का अभी तक जो है 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले का 9 उम्मीदवार भी चुनाव पे आ रहे हैं और इसके अलावा नागा पीपल फ्रंट जो है इसका 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। वो 10 उम्मीदवार सेकेंड फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी मुद्दे क्या क्या उठ रहे हैं प्रचार में? कमल जी, इस बार का जो चुनाव है इसमें काफी राजनीतिक दलें हैं। वो चुनावी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो अभी रिलीज कर चुका है। बीजेपी ने कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया, एनपीपी ने कर लिया, शिवसेना ने कर लिया और ज्यादातर राजनीतिक दलें अपनी मैनिफेस्टो में मणिपुर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को रिपील करने की दावा की। इसके अलावा मणिपुर का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने की चर्चा की है। जे थोकचोम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मणिपुर राज्य में हो रही चुनावी गतिविधियों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। धन्यवाद कमल जी। तो हमारे साथ जुड़े थे उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और मणिपुर से हमारे संवाददाता जे थोकचोम, जो हमें उत्तर प्रदेश और मणिपुर राज्य में चुनावी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे।
अभी आप सुन रहे थे मणिपुर और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने प्रस्तुत किया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।